नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया और आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई टॉपिक लेकर के आए हैं, रूस की क्रांति के कारण, जो अक्सर परीक्षा में है, जिस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा ही पूछा है। तो इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लाइन बाय लाइन है जे समझाएंगे। क्योंकि एक भी आप स्किप करिएगा तो आपका एक पॉइंट छूटने से आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए मेरे वीडियो को प्लीज आप है जो स्किप करके ना देखें, ताकि पूरा वीडियो को आप समझ पाए। तो रूस की क्रांति के कारण, रूस की क्रांति के कारण को हम देखते हैं, क्योंकि 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। और यह क्रांति एक ऐसा युग था जिसमें विश्व में कहा जाए तो एक युग परिवर्तनकारी है जो घटना रहा, क्योंकि इस क्रांति के बाद में ही विश्व में सबसे पहले सर्वहारा वर्गों के हाथ में सत्ता आया था। सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता आया था। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं ये समझेंगे। सर्वहारा वर्ग का अर्थ होता है कि वैसा वर्ग जिसे समाज में सभी जगह से दबाया जाता है, सताया जाता है, सभी जगह से भेदभाव किया जाता है, वैसे वर्ग को ही हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यानी सभी जगह से हारा हुआ वर्ग यानी जातियों को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सभी जगह से हारे हुए वर्गों को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और इसमें आते हैं किसान, मजदूर, पिछड़ा जाति और अश्लभ लोग। ये लोग जो है सर्वहारा वर्ग में आते हैं। और इस क्रांति के बाद है जो वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति के बाद है जो सर्वहारा वर्ग का ही सत्ता वहाँ पर आया था। तो इससे पहले हम देखेंगे कि इस क्रांति के रीजन क्या थे, फैक्ट क्या थे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि रूस की क्रांति के कारण क्या थे। पहला कारण अगर हम बात कर ले कि रूस में जो शासन चलते थे ना, वो रोमनोव वंश का चलता था। रोमनोव वंश का शासन चलता था। और उस समय जब क्रांति था तो क्रांति से पूर्व के समय यहाँ के जो शासक थे जार निकोलस सेकेंड, ये रूस के सम्राट थे। जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। तो ये जो शासक थे एक अयोग्य शासक थे, एक मतलब अच्छा शासक नहीं थे। कहने का मतलब है कि ये जो शासक थे वो दैविक शक्ति पर विश्वास करते थे। दैविक शक्ति पर विश्वास करते थे, यानी अंधविश्वास पर ना ये सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। सबसे ज्यादा जो है अंधविश्वास पर ये क्या करते थे, विश्वास करते थे। दैविक, जैसे कि अभी के लोग भी, आज के डेट में भी लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास पर ज्यादा लोग जो बिलीव करते हैं। जरा सा कुछ हो जाए तो मतलब हवा लग गया, भूत मूंगा, ये सब मतलब इस पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। इसी प्रकार से ये जार निकोलस द्वितीय भी जो थे अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते थे, बिलीव करते थे कि भगवान ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। तो गॉड को ये ज्यादा मानते थे। तो सबसे पहले तो ये था। और ये निरंकुश शासक थे। निरंकुश का मतलब होता है निरंकुश का मतलब होता है वैसा शासक जिसके शासन पर किसी भी प्रकार के कोई अंकुश ना लगाता हो, किसी भी प्रकार के कोई अंकुश ना लगता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निरंकुश शासन। यानी कोई नियम नहीं हो जिस पर है राजा का क्या करे, राजा का मनमाने पर है जो प्रतिबंध लगाए, रोक लगाए, तो उसको हम लोग निरंकुश शासक बोलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट रीजन थे, वो दूसरा रीजन थे कि रूस में जो किसान की स्थिति थी। देखिए, ये फर्स्ट रीजन हो गया, हम सेकेंड रीजन को देख रहे हैं। सेकेंड जो रीजन है, सेकेंड जो कारण है, वो रूस की जो किसान थे, रूस के किसान की स्थिति, किसान की स्थिति दयनीय थी। अब जो यहाँ के किसान थे, क्योंकि देखिए किसान तो हर जगह पर होता है।
अब आपको बता दें कि यहाँ पर रूस में जो है ना किसान वो सबसे ज़्यादा, अगर मान ले कि रूस में लगभग 80 से 85% जो जनता थे ना वो अपने जीवन को निर्भर करते थे कृषि क्षेत्र पर। तो रूस एक बहुत बड़ा है जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता। हालांकि उस अगर फ्रांस की बात कर ले तो फ्रांस और अगर हम बात कर ले जापान या फिर और भी देशों के, जर्मनी के बारे में, तो यहाँ पर भी कृषि होता था, लेकिन यहाँ पर 30 से 40% ही कृषि होता था। यहाँ पर इतने प्रतिशत में ही लोग निर्भर करते थे, लेकिन यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते थे और ज़्यादातर किसान की स्थिति जो थी दयनीय थी, क्योंकि गरीब किसान थे। सब जो है जितने किसान थे वो गरीब किसान थे, इसलिए। और ये राजा का विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि राजा इतने बड़े मतलब देश का क्या था, राजा था। तो ये मतलब तीसरा रीजन बन करके उभर करके आया। अगला जो रीजन था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, क्योंकि यहाँ पर मजदूर जो है दो वर्गों में बटा हुआ था, एक कृषक मजदूर और एक औद्योगिक मजदूर के बटा हुआ था। तो जो औद्योगिक कारण थे, औद्योगिक कारण थे, क्योंकि देखिए रूस एक पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कृषि पर ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं। तो कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि अदर देश की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 85% जो आबादी है कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता। तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बहुत कमी होगा। तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर दो जगह था, एक रूस की राजधानी जो था मॉस्को, और दूसरा जो था जो सेंट पीटर्सबर्ग, जिससे बाद में है जो नाम चेंज करके क्या कहा जाता है, जिसमें खूनी रविवार होता है, इसमें हम आपको घटना आगे चलेंगे। तो सेंट पीटर्सबर्ग यानी सेंट पीटर्सबर्ग, यही दो जो है औद्योगिक नगर है, और यहाँ पर मजदूर जो है उद्योगों में काम कर रहा है, लेकिन इनके स्थिति भी अच्छी नहीं है, इनके भी कंडीशन जो है, हालात जो है बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम विदेशी घटना के प्रभाव देख ले, 4 रीजन में अगर हम आपको बता दें विदेशी घटना के प्रभाव, तो 4 रीजन में अगर हम विदेशी घटना के प्रभाव को देखेंगे, चौथा कारण में कि विदेशी घटना का क्या प्रभाव रहा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1853 से 54 में जब आपने इटली एकीकरण है जो देखा होगा, तो उसमें आपको इटली एकीकरण में कौंट कबूर के बारे में हम बताए थे कि 1853 से 54 में, अगर मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो नहीं देखे पिछले वीडियो को, जो इटली एकीकरण हो गया, जर्मनी एकीकरण हो गया, क्योंकि 10th का लगभग कंटेंट को मेरे चैनल पर डाला गया है, तो आप जाकर के बारी बारी से उस वीडियो को आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो जो क्रीमिया युद्ध हुआ था 1853 से 54 में, क्रीमिया युद्ध हुआ था, इस युद्ध में किसके बीच हुआ था, तो क्रीमिया युद्ध जो हुआ था आपको रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, रूस और फ्रांस के बीच हुआ था। तो रूस और फ्रांस में इस युद्ध में रूस की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। तो पहला इस युद्ध में रूस की हार हुई, तो ये एक रीजन बन गया। और अगर दूसरे रीजन की बात कर ले, ये आपका इसका पहला रीजन हो गया। अगर दूसरे रीजन की बात कर ले तो आपको 1905 में एक युद्ध हुआ था। 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। रूस और जापान के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, और इस रूस जापान युद्ध में रूस की क्या होती है, बहुत बुरी तरीका से हार होती है, और इसके सेना फटे हाल में वापस जब लौटने लगते हैं तो यहाँ के लोगों को यह पता चल जाता है कि मेरे राजा तो कुछ कर नहीं सकता, राजा तो मेरा नकारा है, बेकार है, इसके लिए मतलब बेकार में है। तो इसी के लिए यहाँ पर आपने देखा था कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को, ये आपका नए कैलेंडर है। क्योंकि हम आपको खूनी रविवार वाला में हम बताए थे कि वहाँ पर 2 कैलेंडर चलता था, एक जूलियन और एक ग्रेगोरियन। जो ग्रेगोरियन थे वो नए कैलेंडर थे, और पुराने कैलेंडर से 13 दिन का ये कैलेंडर आगे चलता है, तो इसलिए एक ही डेट को 2 बार हम देखेंगे। तो यहाँ पर 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जो है ये क्या हुआ था आपका, यहाँ के लोगों ने रोटी दो किनारे को लेकर के, रोटी दो किनारे को लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, जहां पर लोगों ने गोलियां चलवा दी, और उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को हम रविवार के नाम से जानते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गया। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब विदेश से हार गया, जापान से हार गया, और घर में आकर के लोगों को क्या कर दिया, मार दिया, मतलब गोली चला दिया। ये तो वही वाली बात हो गई ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब बिल्ली खिसिया जाता तो क्या करता, खंभा को नोचना शुरू कर देता। यानी दूसरे देश से हारा और अपने ही जनता
जनता को क्या कर दिया, गोली मार दिया, जिससे राजा का बहुत बड़ी क्या होता है, आलोचना होने लगता है। और जब आलोचना होने लगता है ना, तो राजा क्या करता है कि चलिए इससे मतलब निपटने के लिए 1905 ईस्वी में इन्होंने एक ड्यूमा का गठन कर देता। 1905 ईस्वी में एक ड्यूमा का गठन कर देता है। ड्यूमा मतलब होता है सांसद, ड्यूमा का मतलब होता है सांसद। सांसद किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, नहीं तो पॉलिटिकल वाला वीडियो में हम इसको एज पूरा डिटेल बता देंगे। ऐसे आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि जनप्रतिनिधियों की सभा को ही संसद बोलते हैं। अब राजा ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, 1905 ईस्वी में ना एक ड्यूमा का गठन कर देते हैं, और जो ड्यूमा में जो भी कानून है जो पारित होगा वो सब पर क्या होगा, पूरे पर लागू होगा, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, सभी लोगों पर क्या होगा, लागू होगा। और इसने ड्यूमा को क्या कर दिया कि पहला कानून को 75 दिन बाद, और दूसरा जो है 90 दिन बाद, और तीसरा जो है इन्होंने फिर से लगभग 75 दिन बाद ही इन्होंने क्या कर दिया, मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी कि 3 बार ड्यूमा में बने कानून को मानने से है राजा ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब बताओ, खुद कानून बनाओगे, खुद ही तोड़ दोगे, ये क्या मतलब हो गया। अब हम बोले कि चलो जी कल आप लोग का है जो मतलब 8 बजे से लाइव आना है, कल से हम लाइव आएंगे 8 बजे से, और पता चले कि आप लोग मोबाइल खोलकर यूट्यूब खोल करके बैठे हुए हैं और हम पता है, तो ये क्या बात हो गई भाई। ये तो मतलब हम कानून बनाए और हम ही नहीं फॉलो कर रहे, राजा ने कानून बनाया और राजा ही नहीं फॉलो कर रहा, जनता एकदम विरोध करने लगा कि ये तो बहुत बड़ी मतलब नाइंसाफी है, बहुत बड़ी है जो दिक्कत है, समस्या है। और तब ऐसी स्थिति में क्या किया कि यहाँ पर राजा का फिर से क्या होने लगा, जब विरोध होने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो राजा ने वहाँ पर एक जो रीजन अपनाया, रूसीकरण की नीति को। कोची की नीति को, रूसीकरण की, चलिए रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति ये क्या किया, रूस के राजा ने है जो लोगों पर लागू कर दिया। अब यहाँ पर ना विभिन्न प्रकार के जनता थे, भिन्न प्रकार के जनता थे, और सभी को यहाँ पर क्या कर दिया कि जो प्रोडक्ट धर्म करके आता है कि चर्च में, तो उसको मानने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि जितने भी लोग हैं यही धर्म को मानो, रूस के शिक्षा संस्कृति को मानो। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जैसे कि आपका यहूदी परिवार के थे, असलफ जाति थे, मुस्लिम थे, और भी कई कास्ट थे, जो सबको कह रहे थे कि एक ही धर्म को मानो, जो हम कहते हैं वही धर्म को मानो। अब जैसे भारत में हो और कोई कहेगा कि सभी लोग को कहेगा कि बाइबल पढ़ो, ये क्या मानने वाली बात है, कहेगा कुरान पढ़ो, मानने वाली बात है, या कोई गीता पढ़ने के लिए कहेगा मानने वाली बात है। अरे जिनका जो धर्म है वो पढ़ेंगे, है ना, किसी पर धर्म का प्रति है जो क्यों अथी करना। तो धर्म के लिए ये इन्होंने क्या किया, रूसीकरण की नीति को लागू किया कि हर लोगों पर एक ही धर्म नीति को क्या करना है, लागू करना है। तो ऐसी स्थिति में इन लोग है जो मतलब क्या करने लगा, यहाँ के जो जनता है वो लोग राजा का क्या करने लगा, राजा का विरोध करने लगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में राजा का विरोध करने लगा। अब हम बात कर ले मजदूरों की जो स्थिति थे, तो मजदूर की स्थिति भी यहाँ पर क्या थे, बहुत बड़ी दयनीय थी। मजदूर की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। मजदूर की दयनीय स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक नगर आपको अभी बताया कि बहुत कम था, और जिसके कारण मजदूरों को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। एक जो है जो मजदूर मालिक जो मिल में काम करते थे वो मजदूर, और एक जो थे वहाँ पर जो कारीगर टाइप पर मजदूर थे। तो इन्हों में 2 तरीके के मजदूर थे, दोनों में पहनावा ओढ़ावा भी अलग थे। और जो कारीगर वाला जो मजदूर थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे औद्योगिक मजदूरों से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन करके आया और बहुत बड़ा मुद्दा बन करके आया। और सबसे जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो मतलब तत्कालीन अगर बात किया जाए कि इस क्रांति के तत्कालीन रीजन क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध जो है ये सबसे बड़ा मतलब मुद्दा बन करके आया। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक चला था। तो इस युद्ध में जो राजा सोचा कि जो जनता हमारे असंतोष की भावना में आ चुका है, जो जनता हमें विरोध कर रहा है, तो ये जनता के असंतोष की भावना से बाहर लाने के लिए ये क्या करता है ना कि इस युद्ध में शामिल हो जाता है। तो ये शामिल होता है किसकी ओर से, मित्र राष्ट्र की ओर से, मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल होता है। और आपको बताए थे कि मित्र राष्ट्र की ओर में कौन कौन से शामिल थे, तो मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन और उस समय रूस शामिल था। जब वहां के शासक कौन थे, जार निकोलस
द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जब शामिल थे तो वहां पर ये कौन थे, रूस जो है वहां पर शामिल थे। देखिए मेरे वीडियो, तो ये लोग क्या थे ना, शामिल थे। और इसमें क्या हुआ था कि ये इस मित्र राष्ट्र की ओर से रूस शामिल हो गया था। उद्देश्य क्या था कि जनता असंतोष की भावना से बाहर निकलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताते हैं कि जैसे आप दो गो भाई हैं, सपोर्टेड दो भाई हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं और ये कह रहा है कि हमें अलग कर दो। और इसी एज लाइक यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है दूसरा के साथ क्या कर देता है, लड़ाई कर देता है। तो आप बताइए पहले अपने भाई को है जो मतलब अलग करिएगा, यानी अपना मैटर को देखिएगा कि पहले कि दोनों मिलकर के इसको है जो करिएगा, तो क्या करिएगा, दोनों मिलकर के इसको है जो देखिएगा। तो इसीलिए सोचा कि अगर हम युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो हमारे यहाँ का जनता क्या सोचेगा कि पहले हमको युद्ध से बाहर कैसे निकला जाए, युद्ध में राजा को सपोर्ट करना है। तो ये भावना को लेकर के इस युद्ध में शामिल हुए थे। परंतु नतीजा क्या हुआ कि इनके मतलब बढ़िया पोशाक और हथियार व्यवस्था न होने के कारण इस प्रथम विश्व युद्ध में लगातार रूस की सेना के हार होने लगा, लगातार रूस की सेना के हार होने लगा। और उस समय जार निकोलस द्वितीय का जो पत्नी थे, जार निकोलस द्वितीय का जो पत्नी था, जिसका अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो मिसेज खर्चालू भी कह सकते क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा करती थी, ऐसे नाम था इनका, जरीना नाम था। जरीना इनका क्या था, नाम था। और ये जो है इसे इसको अलेक्जेंड्रा नाम था, अलेक्सेंड्रा इसको नाम था। और इनके साथ एक व्यक्ति आए थे इनके मतलब मायके से, जिनका नाम था राजगुरु। राजगुरु ये जो है राजगुरु, जिनको हम राष्ट्र पुतिन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपुतिन के नाम से जानते हैं। और ये राष्ट्रपुतिन जो थे वो क्या थे, इनके मायके से आए थे और ये कहते थे कि हम जो है ना काले जादू टोना जानते हैं, किसी भी ठीक आदमी को ना बीमार कर सकते हैं और किसी भी बीमार आदमी को ठीक कर सकते हैं। समझ गए, ऐसा ये क्या करते थे, दावा करते थे कि हम ईश्वर के बनाए हुए मतलब एक खास बंदा है जो किसी भी ठीक आदमी को बीमार कर सकते हैं और बीमार आदमी को ठीक कर सकते हैं। और राजा चूंकि पहले ही बता चुके हैं कि अंधविश्वास पर, दैविक शक्ति पर ज्यादा विश्वास करता था, तो इसलिए इनको जरीना को कहने पर इनको क्या कर दिया गया, राजगुरु बना दिया गया, मैन ऑफ द बोर्ड की उपाधि दे दी गई, मैन ऑफ द बोर्ड की उपाधि दे दी गई। यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय का जो सलाहकार थे वो राष्ट्रपुतिन यानी कि राजगुरु थे। समझ गए, राजगुरु है जो सलाह थे। और कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में अफेयर था। कहा क्या जाता था, रियल में था। अब देखिए अफेयर था तो आप जानवे करते होंगे कि ऐसे भी कोई भी मतलब जो पुरुष होते हैं वो अपने मतलब जो मैडम होती है उनके बात को मानते हैं कोई भी चीज़। और आप तो जानते हो कि थोड़ा सा उनको मनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ना। कुछ नहीं, खाना पीना छोड़ दो, घर में जो बैठ जाओ, है ना, तुरंत है जो क्या करेंगे। अब देखिए, तो बात को मनाने के लिए क्या होता है, अच्छा तरीका होता है, जैसे कि रुस जाना, ये करना, ये एक अच्छा तरीका होता है। तो अगर कोई बात इनको मनवाना होता था तो वो जरीना को कहते थे, और जरीना जो है अपने इनको जार निकोलस द्वितीय को कहते थे। तो ये बात को इनको आसानी से मतलब मान लिया जाता था। और ये दोनों जो है राजा का बीच में क्या हुआ था, षड्यंत्र रच रहा था कि किसी प्रकार से है जो मतलब राजा का ऐसी सत्ता गिरे और हम दोनों का सत्ता आ जाए, ये चाह रहा था। तो ऐसी स्थिति में प्रथम विश्व युद्ध में जब के लगातार नियंत्रण हार होने लगे तो जार निकोलस द्वितीय जो है खुद है जो युद्ध मैदान में चले गए और युद्ध का कमान संभाल लिए। और ऐसी स्थिति में ये दोनों ने है जो अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अब बताइए कि किसी राजा के पत्नी के बारे में अगर ये पता चले कि किसी के साथ अफेयर है तो बताइए उसका क्या इज्जत रह जाएगा, है ना। समाज के नजर में तो लगा कि ये तो बेकार है, बेकार मतलब नाकारा है, कोई काम का नहीं है। तो देखिए आज के लिए पूरे जो कारण थे प्रथम विश्व युद्ध का ये खत्म हुए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।